गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग के बीच में श्री एस एन सिंह सर आ गए हैं। एसके सिंह सर आ गए हैं। सॉरी, वो उनका फाइनेंस सब्जेक्ट है। पिछली बार भी उन्होंने बहुत बढ़िया क्लास लिया था। कुछ अच्छा क्लास था। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा 2 मिनट आपका लेट हो गया, विलम्ब हो गया। तो हम लोग 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं। कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं और तेजी से संख्या बढ़ रही है। अगर सबको फायदा मिल जाए तो अच्छा है। फाइनेंस से भी बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है। आप लोग की तैयारी हो भी रही है, लेकिन मौका मिला कुछ रिफ्रेश करने का अपने आप को, और कुछ रिवाइज करने का। कुछ जो चल रहा था लास्ट जो 4-5 दिनों से क्लासेस हो रहे हैं, उसमें कुछ और चीजें भी आपको रिवाइज करने का मौका मिला होगा। अपने अपने ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं ट्रेनिंग का। उम्मीद है कि आप लोग यूट्यूब वगैरह भी देख रहे होंगे और आप अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर रहे होंगे। जिम्मेवारी क्या, फीडबैक वगैरह देना, जिससे हम अपने आप को और सुदृढ़ कर पाए, आपको और ज्यादा बेनिफिट करने के लिए प्रयास कर सकें। इसके लिए हम लोग और भी हमेशा प्रयासरत हैं, चाहते हैं कि हम लोग के बीच में जो ट्रेनर आए वो अच्छे ट्रेनर आए, जो जिनको ऐसे तो चुना गया है अपने हिसाब से, तो सही ट्रेनर ही चुना गया है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो चुना है उसके अनुसार तो ये माना ही गया है कि वो लोग अपने आप में धुरंधर है। कुछ कमी बेसी सब में रहती ही है, तो उसको थोड़ा नजरअंदाज कर देना है। फिलहाल देखिए, अब ये 27-28 लोग आ गए हैं। आज का 29 लोग आ गए हैं, ज्यादा समय नहीं लगे। अब इसके सिंह सर का स्वागत है। वेलकम सर, आपका धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय निकाले। सर की थोड़ी तबीयत नासाज लग रही थी, फिर भी इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, हम लोग के बीच में आए, आपको सिखाने के लिए आए हैं। आपके जज्बात को देखते हुए हमारे बीच आ चुके हैं। वेलकम सर का। गुड मॉर्निंग सर। सर आपका इंतजार कर रहे हैं लोग, आपसे कुछ ज्ञान की बातें लेंगे। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना? यस सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज से हेलो, नहीं देखे। हाँ हेलो। आज हम फाइनेंस के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा कुछ जानकारी देंगे, और उसके लिए कुछ हमने कुछ पॉइंट नोट किया है, और इसलिए उस पॉइंट को आपके सामने कुछ एलाबोरेट करके डिटेल वे में कुछ बताना चाहेंगे कि फाइनेंस जो हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि फाइनेंस की स्थिति पर ही उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग, चाहे उसकी एस्टेब्लिशमेंट डिपेंड करता है। तो हम फाइनेंस का मतलब है कि हमारा जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो उसका क्या उसमें खर्च हो रहा है और उसमें क्या हम अर्निंग कर रहे हैं। जैसे अब रेलवे जो है एक ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग ट्रांसपोर्ट सेल करते हैं मार्केट में, और सोशल ऑब्लिगेशन का भी पूरा करते हैं। लोगों को देश के एक कोना से दूसरे कोना में ले जाने का काम करते हैं, सामान की ढुलाई होती है। तो ये सब एक सोशल सर्विस भी होता है, और उसके एवज में हमको फ्रेट और के रूप में जो है अर्निंग होता है। तो अर्निंग के प्रोपोर्शन में हमारा जो खर्च होता है रेलवे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ये दोनों का एक संतुलन बना रहे। हम किस तरह खर्च कर रहे हैं, एक भी पैसा अगर हम खर्च कर रहे हैं, रेलवे पब्लिक फंड का कोई भी एक अगर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसमें हम बहुत ही फाइनेंशियल एंगल को कंसीडर करते हैं।
कि पैसा जो भी हो इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर हो, उसमें रिटर्न की कुछ संभावना हो और जस्टिफाइड एक्सपेंडिचर हो। तो इसके लिए क्या होता है कि फाइनेंस पर ज्यादा दायित्व बनता है कि कुछ भी खर्च करने के पहले उसका फाइनेंशियल एंगल को जस्टिफिकेशन देखते हैं कि वास्तव में ये जो खर्च कर रहे हैं ये हमारे हित के लिए है, ये हमारा कार्य के हमारी आवश्यक कार्य के लिए है, पब्लिक की सुविधा के लिए है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग पैसा को जो खर्च करते हैं और उसके प्रपोजल में जो अर्निंग होती है, ये दोनों का जो हम संतुलन जो एक मेंटेन करते हैं, तो इसी की ब्यौरा जो है हम फाइनेंस के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब जैसे इसी रेलवे है, तो इसी रेलवे का अपना एक अर्निंग है और उसके जो स्टाफ है उसका जो मेंटेनेंस है, जो खर्च होता है, उसका अपना एक्सपेंडिचर है, अपना तो इसीलिए इसमें अगर कुछ नया वर्क करना है, चाहे बोर्ड स्तर पर करना हो चाहे जोनल स्तर पर करना है, तो वो एक प्रपोजल के फॉर्म में जो है वो फाइनेंस सेक्शन में आता है कि ये वर्क वास्तव में रेल के हित के लिए किया जाना जरूरी है, ये वास्तव में ये प्रपोजल फाइनेंशियली जस्टिफाइड है कि नहीं, ये समय के अनुसार उचित है कि नहीं। इसके लिए जो भी प्रपोजल होता है उसका हम जस्टिफिकेशन देखते हैं। तो इसी संबंध में कुछ गाइडलाइंस आपका फाइनेंस कोड जो है उसमें ऑलरेडी प्रिस्क्राइब रहता है। तो फाइनेंस कोड में आप जब जाइएगा, फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 होती है, उसमें टोटल आपका पैसा को खर्च करने के लिए जो भी हमारी गाइडिंग प्रिंसिपल है या सर्कुलर है, वो फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 में मिलता है। और फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 जो होता है वो आपका एलोकेशन से संबंधित होता है। यानी हम जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं तो पहले उस वर्क का जस्टिफिकेशन देखते हैं और दूसरा जो वर्क के लिए फंड अवेलेबल कराया जाए तो उसके लिए पार्टिकुलर एलोकेशन की जरूरत होती है। तो ये जो पार्टिकुलर एलोकेशन से संबंधित जो है फाइनेंस कोड वॉल्यूम में विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है। अब हमको ये समझना चाहिए कि जो हमारा रेलवे में जो खर्च होता है वो दो नेचर का होता है। एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा जो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जितने बड़े प्लान हेड रिलेटेड जो वर्क होता है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क होता है, डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क होता है, ये डेप्रिसिएशन रिलेटेड वर्क जो होता है, उसके लिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में बुक होता है। और डे टू डे जो खर्च होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो हमारा खर्च किया जाता है, स्टाफ को सैलरी दी जाती है, उसके बाद हमारा ऑफिस कॉन्टिजेंट होता है, ट्रैक पर काम करने वाले लोग को स्टेशन पर जो सुविधा मुहैया कराया जाती है, ये सब जो भी खर्च होता है, जो डे टू डे रेकरिंग नेचर का जो खर्च होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आपका डिमांड नंबर 3 से 13 के बीच में उसका एलोकेट किया गया है। और 1 और 2 जो है, 1 है जो बोर्ड रेलवे बोर्ड का जो से रिलेटेड संबंधित खर्च है, और 2 जो है टीचर रिसर्च एंड RDS से रिलेटेड खर्च होता है और ऑडिट का। उसी तरह प्लान हेड में जब आइएगा तो प्लान हेड में जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो भी बुकिंग होती है तो वो आपका प्लान हेड में से संबंधित होता है। यानी 1100 से लेके 8400 तक जो है बीच में दो प्लान हेड अभी ऑपरेशन में नहीं है उसका। इसके अलावा जो भी प्लान हेड है वो आपका 1100 1200 से लेके 84 यानी
आपका डिफरेंट प्लान हेड में डिफरेंट नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बुकिंग होती है। वो जब आप डिटेल में जाएंगे तो आपको देखना है। तो अब है कि कोई भी प्रपोजल हमारे यहाँ जब फाइनेंस में आता है कि वर्क से रिलेटेड, तो उस प्रपोजल का जब भी हम स्क्रूटनी करते हैं तो उसमें उसकी पहला ध्यान देना होता है कि उसकी नेसेसिटी क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है और फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स क्या है। इसके आधार पर प्रपोजल को हम लोग स्क्रूटनी करते हैं और स्क्रूटनी करने के बाद तभी हम कोई कंकरेंस देंगे या हम लोग रेटिंग करते हैं। इस संबंध में कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसको हम एक कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी कहते हैं, जिसके तहत हम एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने के लिए रेलवे अधिकारी को चाहे स्टाफ को क्या करना चाहिए उसमें उससे संबंधित कुछ गाइडलाइन दिया गया है। कि पहला गाइडलाइन ये है कि जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो वस्तु स्थिति से ज्यादा नहीं होना चाहिए। माने एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी बी मोर देन ओकेजन डिमांड। और इसमें प्रत्येक गवर्नमेंट को ये सेम विथ बहुत ही ध्यान से एक्सपेंडिचर के खर्च के लिए उसे ही ध्यान देना चाहिए जिस तरह का एक आम साधारण पब्लिक जो होता है अपने अपना खर्च के लिए जो अपना कॉमन प्रूडेंस का जो इस्तेमाल करता है, तो उसी कॉमन प्रूडेंस के तहत हमारे रेलवे के जो भी अधिकारी कर्मचारी जो है वो कोई भी अगर खर्च कर रहा है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा बात है, ये दूसरा पॉइंट है कि कोई भी अथॉरिटी अपना सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं कर सकता है जो कि उसके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके फायदे में। यानी कोई भी अथॉरिटी should not exercise the power of incurring expenditure कि जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके हित में, ये ध्यान देना जरूरी है। तीसरा ये देना है कि पब्लिक मनी जो है, पब्लिक मनी जो खर्च किया जाता है तो उस पर ये ध्यान देना है कि ये कोई पार्टिकुलर पर्सन के लिए, कोई खास कम्युनिटी के लिए ये ही केवल फायदेमंद हो, उसके हित में हो, इस पर ध्यान देना चाहिए कि इन जनरल जो भी हम खर्च करते हैं इन जनरल पब्लिक के लिए ये खर्च सुनिश्चित होना चाहिए, कोई पार्टिकुलर व्यक्ति और कम्युनिटी विशेष से नहीं होना चाहिए। और इसमें दो तीन कुछ पॉइंट जो है वो एक्सेप्शन में रखा गया है कि अगर कुछ इस तरह का खर्च जरूरी हो जाता है जो एक खास परिस्थिति में, तो अगर अमाउंट अगर कम है तो उस अमाउंट को खर्च करने में किया जा सकता है। एक है कि अगर कोई कोर्ट से में अगर कोई केस संबंधित अगर पैसा पेमेंट करना है, कुछ क्लेम संबंधित पैसा को पेमेंट करना है, तो उस क्षेत्र में हम ये जो पब्लिक मनी जो है वो खर्च किया जा सकता है जो कोर्ट से संबंधित रिलेटेड मामला है। और दूसरा बात है कि कोई भी खर्च जो होना चाहिए वो एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी और सर्कुलर के तहत होना चाहिए जो रेलवे बोर्ड से डे टू डे निर्धारण किया जाता है। और एक लास्ट पॉइंट जो होता है कि उसमें होता है कि कोई भी अलाउंसेस जो है स्टाफ को जो सैंक्शन किया जाता है उसमें ये ध्यान देना है कि ये अलाउंसेस कोई होल सोर्स ऑफ इनकम का जरिया नहीं। तो ये सब गोल्डन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हम पब्लिक मनी जो हमारा जो पब्लिक फंड है उससे जो है हम कोई भी खर्च करते हैं जिसमें ये इस बिंदु को जो है ध्यान देना जरूरी होता है। इसके अलावा क्या होता है कि हमारे यहाँ अगर कोई प्रपोजल आ रहा है तो
तो एक हाँ। एज ए जनरल रूल ये है कि कोई भी प्रपोजल अगर फाइनेंस सेक्शन में आ रही है और वो न्यू एक्सपेंडिचर का डिमांड करता है, तो उस क्षेत्र में जो है कि हम उसका फाइनेंस में उस प्रपोजल को भेजा जाता है फर्दर उसकी एडवाइस के लिए और किंतु कुछ ऐसे रूटीन वर्क होते हैं जिसमें ऑलरेडी एक नियम कायदा कानून के तहत जो है ऑलरेडी वो खर्च रेकरिंग नेचर का होता है। जैसे कोई भी स्टाफ का अगर कोई इंक्रीमेंट होता है, कोई किसी का ऑफिशिएटिंग प्रमोशन होता है, ग्रांट ऑफ लीव होता है, ये इस तरह की जो प्रपोजल होता है उसमें फाइनेंस की कंसल्टेशन की कोई जरूरत नहीं होता है। तो उसमें उसमें केवल ये होता है कि क्योंकि वो रेकरिंग नेचर के है, एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस के तहत वो निर्धारित है, तो इसलिए उस प्रपोजल को हम फाइनेंस में उसकी कंसल्टेशन के लिए नहीं भेजते। किंतु इसके अलावा अगर कोई प्रपोजल में अगर कोई वेरिएशन हो रहा है, अगर कोई पर्टिकुलर शेड्यूल ऑफ प्रोसीड्योर है उससे कुछ हम अगर कुछ अलग हट के कुछ अगर मुझे पेमेंट का प्रोविजन है कुछ, तो उस केस में हमको क्या रहता है कि फाइनेंस सेक्शन की कंसल्टेशन की जरूरत है। तो इसमें जो हमारा रेलवे ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो भी प्रपोजल्स है वो डिफरेंट पर्पस से रिलेटेड होता है। जैसे आपका एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड प्रपोजल हो, तो वर्क से रिलेटेड प्रपोजल हो, एस्टिमेट का वेटिंग हो, टेंडर हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, स्टोर इंडेंट्स एंड परचेज ऑर्डर है, और डेलीगेशन ऑफ पावर्स जो है, इसके अलावा कमर्शियल मैटर्स है, फॉरेन एक्सचेंज है, मिसलेनियस मैटर, इस तरह के जो भी प्रपोजल आ रहा है तो उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी नेसेसिटी क्या है, और ये वर्क वास्तव में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या जरूरी है, तब हम इस प्रपोजल को कंकरेंस करते हैं। तो जब हम कोई प्रपोजल को कंकरेंस करते हैं कि हाँ उसको अनुमति देते हैं कि हाँ इस प्रपोजल को किया जा सकता है, तो उसमें जब कंकरेंस होता है तो उस प्रपोजल को क्या होता है कि हम लोग एक एस्टिमेट बनाते हैं। तो एस्टिमेट जब बनता है तो जब प्रपोजल के कंकरेंस के टाइम में हम उस प्रपोजल का एक एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट कर देते हैं, एक लमसम कुछ उसका एक खर्च का एक अनुमान करते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट करते हैं। जब किंतु वर्क अगर कंकरेंस हो जाए तो कंकरेंस होने के बाद तब हमको क्या करना पड़ता है कि जिस एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का ये प्रपोजल होता है वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट क्या करता है कि अगर 5 लाख से ज्यादा अगर कोई प्रपोजल का कॉस्ट पड़ता है तो उसमें हम लोग डिटेल एस्टिमेट बनाना जरूरी होता है, और उस डिटेल एस्टिमेट को हम फाइनेंस ब्रांच में भेजा जाता है उसकी वेटिंग के लिए कि जो एस्टिमेट बनाया गया है वो वास्तव में फाइनेंशियली जस्टिफाइड है कि नहीं, फाइनेंशियली एक्यूरेट है कि नहीं। तो उसके लिए एस्टिमेट फाइनेंस ब्रांच में आता है। जब फाइनेंस ब्रांच में आता है तो उस एस्टिमेट को वेटिंग के लिए हमको ये देखना पड़ता है कि ये वर्क सही क्या लॉ बुक पर आधारित है कि ये वर्क का पिंक बुक में मेंशन है कि नहीं। पिंक बुक आप लोगों को मालूम होगा कि पिंक बुक उसको हम कहते हैं कि हर एक जोनल रेलवे का अपना अपना पिंक बुक होता है। जब भी बजट रेलवे बोर्ड से आता है तो हर एक जोनल स्तर का जो भी कैपिटल नेचर का डिटेल वर्क संबंधित जो ब्यौरा होता है वो आपका पिंक बुक में संबंधित होता है। और लॉ बुक जो होता है कि जैसे 2.5 करोड़ से अगर नीचे है खर्च
और जीएम के कॉम्पिटेंसी में है, जीएम के डेलीगेशन ऑफ पावर के तहत है, जो हमारा एक जोनल स्तर पर, हाँ, जीएम के कॉम्पिटेंसी में जो वर्क रेलवे बोर्ड द्वारा ऑथराइज किया जाता है, उसको हम कहते हैं लॉ। तो उसमें हमको ये देखना है कि ये वर्क जो एस्टिमेट बनाया गया है, ये क्या लॉ बुक पर आधारित है कि पिंक बुक पर है। अगर पिंक बुक पर है, लॉ बुक पर है, तो उसका हम पिंक बुक नंबर को एस्टिमेट के ऊपर जो है कवर पेज पर इंडोर्स है कि नहीं, ये इसकी हम लोग जांच करते हैं कि पिंक बुक आइटम नंबर उस वर्क के अगेंस्ट में मेंशन है, ये देख लेते हैं। इसके बाद जो दूसरा होता है कि रेट जो लिया, जो एस्टिमेट में कोई वर्क के लिए जो रेट लिया है, तो उस रेट का बेस क्या है, जो रेट लिया गया उसका आधार क्या है। तो उस रेट का एक शेड्यूल आइटम के लिए जो है, वो आपका शेड्यूल आइटम जो है वो आपका एसओआर कहा जाता है, शेड्यूल ऑफ रेट होता है। रेलवे बोर्ड द्वारा करंट जो है हर एक करंट ईयर के लिए ऑलरेडी बुक अवेलेबल होता है। उस शेड्यूल ऑफ रेट का तहत जो है हमको देखना है कि क्या ये एसओआर आइटम है। अगर एसओआर नहीं है तो ये क्या लास्ट एक्सेप्टेड रेट पर आधारित है। दूसरा बात है कि उसका हम प्लान और ड्राइंग अप्रूव है कि नहीं, जो भी वर्क हुआ उसका प्लान एंड ड्राइंग जो है उसका अप्रूव है कि नहीं। तीसरा ये देखते हैं कि जो क्वांटिटी लिया गया है एस्टिमेट में, उसका डिटेल क्लैरिफिकेशन क्या है। ये क्वांटिटी जो लिया गया है वर्क का, ये जस्टिफाइड है कि नहीं, रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है कि नहीं, इसका हम देखते हैं कि क्वांटिटी, रेट, प्लान एंड ड्राइंग, ये हम एस्टिमेट में जांच करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एलोकेशन वाइज फंड अवेलेबल है। अगर जैसे मान लीजिए कोई वर्क हो रहा है, तो उस वर्क में डिफरेंट अगर डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क है, चाहे डिफरेंट वर्क से संबंधित रिलेटेड है, तो उसका एलोकेशन जो है वो एलोकेशन वाइज क्लियर ब्रेकअप है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई वर्क सिविल का हो रहा है, उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल संबंधित काम है, कुछ उसमें एसएनटी संबंधित काम है, तो उससे रिलेटेड एलोकेशन वाइज जो है वो फंड अवेलेबल है कि नहीं, इसका हम जांच करते हैं। और उसके बाद फंड अवेलेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी ऑफ सैंक्शन, माने ये जो फंड अवेलेबल है कि नहीं, ये वर्क को सैंक्शन करने का जो उचित जो पावर अधिकारी को दिया गया है, जिसको हम कॉम्पिटेंसी ऑफ सैंक्शन करते हैं, वो ठीक से पालन किया गया है कि नहीं। तो ये सब पॉइंट जो है जो हम एस्टिमेट में चेक करते हैं। और ये और ध्यान दिया जाता है कि एस्टिमेट में ये देखा है कि जो एस्टिमेट में जो प्रोविजंस दिया गया है, कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस दिया गया है, वो एज पर रेलवे बोर्ड सर्कुलर के तहत है कि नहीं। जो रेलवे बोर्ड टाइम टू टाइम जो है एस्टिमेट से संबंधित वर्ष से संबंधित जो है सर्कुलर जारी करते हैं। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं कि एस्टिमेट को हम लोग जांचते हैं और उसको वेटिंग करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि प्रपोजल्स जो फाइनेंस में जो आती है वो डिफरेंट नेचर का प्रपोजल्स होता है, माने बहुत सारे डिफरेंट प्रपोजल्स आते हैं, जिसमें एक पूरा विस्तार से तो हम उतना समय भी नहीं है कि हम आपको विस्तार से जिक्र करें, किंतु एक कुछ आउटलाइन हम बता दे रहे हैं कि जो मूल रूप से जो प्रपोजल जो फाइनेंस सेक्शन में आता है वो है आपका एक हायरिंग ऑफ व्हीकल। जो गाड़ी रेलवे में चल रहा है, माने स्टाफ के लिए, अधिकारी के लिए चलता है, उस हायरिंग ऑफ व्हीकल का जो रिलेटेड हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना प्रपोजल जो है फाइनेंस सेक्शन में आती है।
उसके बाद एएमसी रिलेटेड प्रपोजल होता है। माने एएमसी रिलेटेड प्रपोजल का मतलब कि एनुअल मेंटेनेंस से संबंधित जो है, जैसे कंप्यूटर है, टूल्स एंड प्लांट है, प्रिंटर है, जो भी हमारे ऑफिस इक्विपमेंट संबंधित है, उसका एनुअल मेंटेनेंस से संबंधित प्रपोजल जो है वो आता है। उसके बाद ऑफिस को चलाने के लिए क्या होता है कि इंटरेस्ट की जरूरत पड़ता है, तो कैश इंटरेस्ट का भी प्रपोजल आता है। इसके अलावा मिसलेनियस प्रपोजल भी हमारे फाइनेंस सेक्शन में। तो ये प्रपोजल जब आता है, उसकी जब कंकरेंस होती है, कंकरेंस के बाद उसका हम एस्टिमेट वेटिंग करते हैं। एस्टिमेट वेटिंग के बाद के अलावा जो है कि जो टेंडर के अलावा जो हम लोग टेंडर कॉल करते हैं, तो ओपन टेंडर होता है, लिमिटेड टेंडर होता है। उसके अलावा क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्क है जो बहुत ही अर्जेंट नेचर होते हैं, जो टेंडर से कॉल करना परिस्थिति के माने वर्तमान परिस्थिति के अनुसार होता नहीं है, तो वर्क बहुत जरूरी होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमारा एसओपी पैरा 5F के तहत जो है कोटेशन जो है, कोटेशन बेसिस से भी हम लोग वर्क कराते हैं। तो कोटेशन बेसिस से जो संबंधित प्रपोजल होता है, वो भी सभी डिपार्टमेंट का प्रपोजल जो है फाइनेंस ब्रांच में आता है। तो ये माने कोटेशन से संबंधित प्रपोजल हुआ, और जनरल जो टेंडर रिलेटेड प्रपोजल हुआ, ये सब प्रपोजल जो है हमारा फाइनेंस ब्रांच में आता है कंकरेंस के लिए, चाहे मीटिंग के लिए। तो जब टेंडर जब एक्सेप्टेंस हो जाता है, तो टेंडर एक्सेप्टेंस के बाद क्या होता है कि ये एग्रीमेंट जो बनता है, जब एस्टिमेट बन जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि एग्रीमेंट जो बनता है, जो टेंडर एक्सेप्टेंस के बाद जो है, तो एग्रीमेंट का भी हम लोग कुछ बिंदु पर देखते हैं कि टेंडर एक्सेप्टेंस के बाद जो एग्रीमेंट बना पार्टी और रेलवे से रेलवे और पार्टी से कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड जो है, अगर कोई वर्क का एक्सेप्टेंस वर्क हो रहा है, तो उसका एग्रीमेंट हम जब बनाते हैं, तो एग्रीमेंट का भी चेकिंग कुछ बिंदु पर हम लोग जो है एग्रीमेंट का देखते हैं कि इस एग्रीमेंट में बनाया गया, उस पर क्या क्या ध्यान देना जरूरी है। उनमें पहला ये देखना जरूरी होता है कि जो हमारा डिटेल एस्टिमेट में कवर पेज पर जो बजट एलोकेशन संबंधित है, पहला जो बजट एलोकेशन से रिलेटेड कवर पेज पर डिटेल एस्टिमेट में एलोकेशन वाइज उसका फंड अलॉटमेंट है कि नहीं। दूसरा ये देखते हैं कि जो आपको हम बताए थे कि एस्टिमेट का जब हम मीटिंग करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि लॉ बुक से संबंधित है, चाहे कि स्प्रिंग बुक से संबंधित है, उस लॉ बुक और पिंग बुक का क्या नंबर है, वो आपका कवर पेज पर इंडोर्स हुआ है। और इसके बाद हम जो बताए थे कि रेट्स इन द एग्रीमेंट जो है, वो टेंडर कमिटी के द्वारा एक्सेप्ट हुआ है। जो रेट एस्टिमेट में मेंशन है, वो रेट जो है वो टेंडर कमिटी के द्वारा एक्सेप्टेड है। और इसके अलावा जो होता है कि कुछ अगर स्पेसिफिक रिकमेंडेशन अगर टेंडर कमिटी के द्वारा दिया गया है, वो अगर कुछ है तो उसका इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट में हुआ है। ये सब जो बिंदु जो है हम एग्रीमेंट में देखते हैं। और उसके अलावा क्या होता है, जब एग्रीमेंट जब तैयार होता है, तो उस एग्रीमेंट को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो रेलवे का है और कॉन्ट्रैक्टर जो है, वो एग्रीमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रेलवे का जब एग्रीमेंट साइन होता है, तो उस वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए वो एग्रीमेंट, वो डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। तो ये प्रोसीडियर हुआ कि कोई वर्क का कंकरेंस होता है, कंकरेंस के बाद जो टेंडर जब एक्सेप्ट हो जाता है, तो टेंडर एक्सेप्टेंस के बाद हम क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता है।
कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसके बाद एस्टिमेट बनता है, एस्टिमेट में डिटेल एस्टिमेट का वेटिंग होता है। ये सब फॉर्मेलिटीज पूरा होने के बाद कोई वर्क जो है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, वर्क कोई एग्जीक्यूशन होता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, तो उसमें पूर्ण रूप से एग्रीमेंट में मेंशन होता है कि ये प्रोजेक्ट है कितना साल के लिए है, ये प्रोजेक्ट में क्या क्या वर्क करना है, ये प्रोजेक्ट का कितना फंड है, इस टोटल विस्तृत जानकारी जो है आपका प्रपोजल का एग्रीमेंट में जिक्र रहता है। इसके बाद क्या होता है कि ये एक जनरल प्रपोजल हुआ। अब कोई वर्क जब रेलवे में एग्जीक्यूट हो रहा है, काम हो रहा है, और उस वर्क में एक टाइम फ्रेम के तहत, चाहे प्राइस वेरिएशन के तहत, चाहे रेट के वेरिएशन के तहत, चाहे क्वांटिटी वेरिएशन के तहत अगर प्रपोजल में कुछ उलटफेर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि प्रपोजल फॉर वेरिएशन। तो जो वेरिएशन, जो प्रपोजल में वेरिएशन होता है तो उस प्रपोजल को भी फाइनेंस ब्रांच में भेजा जाता है कि जितना जो ओरिजिनल वर्क का जो वैल्यू है उससे ज्यादा अगर वेरिएशन हो रहा है, तो उससे ज्यादा जब वेरिएशन होगा तो उसमें रेलवे बोर्ड का लेटर है कि अगर कोई ओरिजिनल वर्क अगर 100 रुपया है, अगर उसमें 10% के नीचे अगर कुछ वेरिएशन हो रहा है तो उसमें फाइनेंस कन्फरेंस की जरूरत नहीं। किंतु अगर 10% अगर वेरिएशन है तो उसमें हमको फाइनेंस कन्फरेंस का जरूरत पड़ता है। तो ये प्रपोजल को हम लोग कहते हैं वेरिएशन प्रपोजल। तो जो वेरिएशन प्रपोजल जब हमारा फाइनेंस सेक्शन में आता है तो इस प्रपोजल का भी चेकिंग ठीक उसी तरह किया जाता है जैसे कोई हम फ्रेश प्रपोजल का चेक करते हैं। और जैसे ही फ्रेश प्रपोजल में जो जो पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, ठीक वेरिएशन प्रपोजल में भी हम लोग उस पॉइंट को बहुत ही फाइनेंशियल स्क्रूटनी करके ध्यान से प्रपोजल को देखना पड़ता है। जैसे और वो प्रपोजल ठीक एक फ्रेश प्रपोजल के तहत उसका भी हम लोग वेटिंग करते हैं कि जो वेरिएशन स्टेटमेंट होता है वो वेटिंग करते हैं, और जब वेरिएशन का जो वेटिंग हो जाता है तो उस आधार पर जो है हम लोग सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को वेटेड करते हैं। तो जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट हुआ, जो ओरिजिनल अमाउंट से जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट का जो चेंजिंग हुआ है उसका हम सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तहत वेटिंग के बाद कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल पेमेंट कर दिया। तो ये जो वेरिएशन स्टेटमेंट आता है उसमें ये देखना पड़ता है कि ये जो वेरिएशन स्टेटमेंट जो आया है हमारा फाइनेंस सेक्शन में वो रिक्विजिट फॉर्मेट में है। वो फॉर्मेट जो फॉर्मेट वो निर्धारित है उस फॉर्मेट में वेरिएशन प्रपोजल डिटेल उसका वर्णन दिया है, जिसमें ये पहला देखना था कि ओरिजिनल शेड्यूल क्वांटिटी क्या है। जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी और रेलवे अधिकारी के बीच में जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट साइन की गई थी उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है, उसका जो क्वांटिटी है, उसका जो रेट है, उसका जो अमाउंट है वो वेरिएशन प्रपोजल में मेंशन होता है। और जो वेरिएशन होने के बाद जो रिवाइज है, जो वैल्यू रिवाइज हो जाता है उसको हम कहते हैं रिवाइज क्वांटिटी, अमाउंट, आइदर सेविंग और एक्सेस। हाँ, वो टोटल वैल्यू कितना है और परसेंटेज फॉर्म में कितना है, ये वेरिएशन स्टेटमेंट में पूरा जिक्र रहता है। उस वेरिएशन स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं कि अगर 10% वेरिएशन है तो फाइनेंस करने की जरूरत पड़ता है,
अगर ये वेरिएशन अगर 125% 125% तक तो कोई रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है जो पेमेंट के लिए। किंतु अगर 125 से ज्यादा वेरिएशन कर रहा है, मान लीजिए कि 140 हो गया, 150 हो गया, तो इसमें जो होता है कि रेट भी फ्लक्चुएट होता है, यानी रेट भी कम किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 125% तो हम 100% पेमेंट करते हैं, 125 से जब 140% की जो पेमेंट होती है तो उसमें हम 100 रुपया की जगह 98% पेमेंट करते हैं। अगर हम 100 रुपया 125% तक दे रहे हैं तो 125 से लेके 140 का जो वेरिएशन होता है, यानी ये जो 15%, इसके लिए रेलवे 100 रुपया के हिसाब से रेट नहीं देगी, बाकी काम कराने के लिए देता है। और ठीक 140 से जब ऊपर वेरिएशन जाता है, 150 ऊपर जब जाता है, तो बाद बाकी का जो भी वेरिएशन होता है उसमें रेलवे जो रेट जो देती है वो 100 की जगह 96 देती है। तो इस हिसाब से फाइनल पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को क्या किया जाएगा, उस आधार पर वेरिएशन एग्रीमेंट की मीटिंग होने के बाद होता है, तब हम उस सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तहत वो ट्रैक्टर को हम पेमेंट करते हैं। ये हुआ वेरिएशन स्टेटमेंट प्रपोजल। इसके अलावा रेलवे में इंजीनियरिंग वर्क में बहुत सारे डिफरेंट वर्क आते हैं, जिसमें एक डिपोजिट वर्क होता है। डिपोजिट वर्क आप लोग जानते होंगे कि ये केवल रेलवे से ही संबंधित नहीं होता है। रेलवे के अलावा अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई प्राइवेट पार्टी है, अगर काम कराना चाहता है जिसके तहत रेलवे काम कर रही है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिपोजिट वर्क। डिपोजिट वर्क से संबंधित जो है इंजीनियरिंग कोड में जो होता है कि हमारा जो कोडल प्रोविजन है कि क्या उसमें केस टू केस जो है वो कोडल प्रोविजन में वर्णन है कि विस्तृत रूप से बताया गया है कि अगर हम कोई डिपोजिट तो उसमें हमारे जैसे रेलवे कोई वर्क कर रहा है दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे कोई प्राइवेट पार्टी के लिए, तो उसमें रेलवे का अपना डिपार्टमेंटल कॉस्ट पड़ता है, क्योंकि वो अपने स्टाफ के द्वारा अपने जो साधन है, जो उसका जो रिसोर्सेज के द्वारा जो अगर रेलवे कर रही है, तो उसके तहत हम लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल चार्जेस का प्रोविजन होता है। तो ये डिपार्टमेंटल चार्जेस को लेकर जो कॉस्ट निर्धारण होता है, तो उसको डिपोजिट वर्क में पहले अगर कोई पार्टी का अगर रेलवे कोई वर्क कर रहा है तो उसमें होता है कि प्रायर परमिशन एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है उस पार्टी से, चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन से, कि हम आपका जो वर्क कर रहे हैं उसमें जो डिपार्टमेंटल चार्जेज होगा और जो कॉस्ट होगा उसको देते हुए जो टोटल वर्क का जो कॉस्ट होगा, वो वर्क का कॉस्ट को आपको पहले पैसा डिपोजिट करना होगा। तो उस एजेंसी के द्वारा जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो वर्क का पैसा अगर दे रहा है तो उस वर्क को एग्जीक्यूट रेलवे उसका शुरुआत करने के पहले वो पैसा को क्या करता है कि रेलवे के खाता में पार्टी चाहे वो एजेंसी पैसा जमा करता है। जब पैसा जमा करता है तब उस वर्क को डिपोजिट वर्क कहा जाता है, और उस डिपोजिट वर्क को तब रेलवे एग्जीक्यूट करता है। इस डिपोजिट वर्क से रिलेटेड भी आपका रेलवे में प्रपोजल जो है फाइनेंस सेक्शन में आती है, तो फाइनेंस सेक्शन डिपोजिट वर्क को डिफरेंट एंगल से टोटल प्रोविजन के अनुसार उसका फाइनेंशियल स्क्रूटनी का एंगल को जांच करता है। जांच करने के बाद जो है वर्क को करने को इजाजत देता है। तो ये सब वर्क है कि जो फाइनेंस में जो सेक्शन है उसमें किस तरह का प्रपोजल, डिफरेंट प्रपोजल जो आते हैं तो करने के पहले अनुमति दी जाती है फाइनेंस से। जब फाइनेंस सेक्शन उसको अनुमति देता है तब जाकर
उस वर्की को करने का इजाजत मिलता है। इसके अलावा क्या हुआ कि रेलवे जो है कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही रेलवे का जो भी फंड संचालन होता है, चाहे रेलवे कुछ इंटरनल सोर्सेस ऑफ फंड अपना क्रिएट करती है, तो इसका टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा ही कोई भी वर्क का मैनेज किया जाता है। तो रेलवे का जो भी फाइनेंस है, जो भी एक्सपेंडिचर है, तो उस पर क्या होता है कि रेलवे बोर्ड का पार्लियामेंट के द्वारा जो है उसको कंट्रोल किया, माने रेलवे बोर्ड का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पार्लियामेंट के तहत जो है, पार्लियामेंट के तरफ से जो रेलवे फाइनेंस की जांचने के लिए उसका ओवरऑल कंट्रोलिंग के लिए जो एक्सरसाइज होता है वो हम पार्लियामेंट्री कंट्रोल करते हैं। तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल के तहत भी रेलवे का जो फाइनेंस को कंट्रोल किया जाता है कि ये रेलवे का एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, रेलवे का जो एक्सपेंडिचर के लिए जो प्रपोजल, जो बड़ा बड़ा प्रपोजल जो बोर्ड स्तर पर चाहे जोनल स्तर पर जो एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसका जो प्रपोजल का जो एस्टिमेट बन रहा है वो सही से बनाया जा रहा है कि नहीं, पैसा का सही ढंग से उपयोग हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए क्या होता है कि रेलवे बोर्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट के तहत डिफरेंट डिफरेंट कमेटी को बनाता है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट कमेटी बनता है तो उस कमेटी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दायित्व होता है, तो उससे संबंधित जो है वर्क को देखता है और अपना रिकमेंडेशन जो है पार्लियामेंट को पेश करता है। इसी कमेटी में जैसे रेलवे कन्वेंशन कमेटी होती है, दूसरा एक एस्टिमेट कमेटी होता है, तीसरा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होता है। इसके अलावा और सब भी बहुत सारे कमेटी होते हैं, जो कमेटी ऑन एश्योरेंस ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है। मिनिस्टर के द्वारा जो भी अगर कुछ कहा गया है उस पर भी एक कमेटी होती है कि जो कहा गया है पब्लिक प्लेस में उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं। इससे डिफरेंट रिलेटेड कमेटी जो है आपका पार्लियामेंट के द्वारा जो है बनाया जाता है और वो कमेटी जो है सॉरी फ्रेंड्स, अगर 2-3 मिनट में अगर लॉग आउट हो जाता तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे सब चाह रहे हैं कि 2 मिनट के अंदर खत्म कर दें, तो जैसा भी होगा सर कर लेंगे सर। हाँ, ये जो रेलवे रेलवे कन्वेंशन कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, हाँ पब्लिक कमेटी, ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो बनता है उसका अपना डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे एस्टिमेट कमेटी का जो होता है कि रेलवे बोर्ड के स्तर पर जो बड़ा जो एस्टिमेट हुआ, डिटेल एस्टिमेट हुआ, चाहे पार्लियामेंट जो चीज समझती है जो एस्टिमेट को भेजना है, तो उस एस्टिमेट को एस्टिमेट कमेटी के पास भेजता है और एस्टिमेट कमेटी ये देखता है कि इस जो डिटेल एस्टिमेट में हाँ उस पर जो क्या इकोनॉमिक्स रिलेटेड, हाँ इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रिलेटेड, हाँ पॉलिसी के तहत जो ये एस्टिमेट को एक्चुअली इसको बनाया गया है कि नहीं। तो ये सब एस्टिमेट कमेटी जो है निर्धारण करता है और इस तहत जो है हम लोग पार्लियामेंट्री कंट्रोल करते हैं। तो आज तो उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी एक होता है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है कि रेलवे जब खर्च करती है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के तहत जो है
तो कमेटी ये देखता है कि जो पैसा जो अलॉटमेंट दिया गया है उस अलॉटमेंट के तहत सही रूप से रेलवे खर्च किया है कि नहीं, और पर्टिकुलर जिस एलोकेशन हेड में वो पैसा अवेलेबल कराया गया था उस एलोकेशन हेड से रिलेटेड उससे संबंधित वर्क हुआ है कि नहीं, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का दायित्व बनता है, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के द्वारा वो इस चीज को वो जांचता है और अपना रिकमेंडेशन जो है वो पार्लियामेंट को देता है। आज मैं यहीं तक मैंने यही विश्राम दे रहा हूँ, और इसके बाद जो 19 में क्लास होगा ना उस क्लास में हम कुछ आप लोगों को समय देंगे, जो आप अपना डाउट है फाइनेंस से संबंधित जो रिलेटेड डाउट होगा आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो समय है नहीं, क्योंकि 19 को जो होगा उस दिन जो है लास्ट हम कंक्लूड कर। थैंक यू सर। सर का नेक्स्ट क्लास 19 तारीख को है, और कुछ डाउट्स होगा तो क्लियर कर लेंगे। सर का फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। सर का फीडबैक फॉर्म लिंक आप पहले ही भेजा होगा, फिर से भेज दे रहे हैं, तो जिस अनुसार होगा उस अनुसार कर लेंगे। थोड़ा सा उसको आप स्टडी करके रखिएगा, कुछ और भी इशू होगा तो आप नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं सेकंड सेशन में। तो फर्स्ट सेशन में क्या जाए, आर यू हियर मी पार्टिसिपेंट्स?